नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। नौसेना में शामिल हो गए सबमरीन INS वागिर, माना जाता है इसे साइलेंट किलर। हिमाचल में बाघ की दस्तक, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क के पास मिले पैरों के निशान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बड़ा दांव, VBA संग गठबंधन की घोषणा। BR अम्बेडकर के पोते संग लड़ेंगे BMC चुनाव। गाजियाबाद में पकड़ा गया पाकिस्तान का ट्रेड पक्षी, पूछताछ में जुटी खुफिया एजेंसी। हराई हो जाएंगी सुनील शेट्टी की बिटिया अथिया, खास मेहमानों के बीच होंगे फेरे। मौसम नहीं बदला, स्कूलों की टाइमिंग बदल दी। ऐसे स्कूलों पर प्रशासन करेगा कार्रवाई। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। 78 किलो गांजे के साथ गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजू दास, सच्चिदानंद बेरा, स्वपन कुमार गोराई, अभिषेक गिरी, राजदीप सिंह, मनसाराम दास और राजदीप सिंह भी शामिल रहे। सभी बहरागोड़ा और आसपास के रहने वाले हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण SP मुकेश लूनायत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से NH 33 होते हुए शहर में गांजा की तस्करी हो रही है। सूचना पर SDPO कुलदीप टोप्पो के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर नाकेबंदी भी की गई। इस दौरान बहरागौड़े के कलिया डांगा चौक के पास 2 कार पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगी। पुलिस ने दोनों कार का पीछा करते हुए धर दबोचा। तलाशी लेने पर दोनों कारों की डिक्की से कुल 78 किलो गांजा बरामद हुआ है। बिहार के जमुई जिले के नक्सल प्रभावित सुदूर इलाका झांझा के तुबा पहाड़ गांव के साधारण परिवार का रहने वाला जबीर अंसारी कराटे की दुनिया में लगातार आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर खेल प्रतिभा में अपना लोहा मनवाया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित चैंपियनशिप में पटना विश्वविद्यालय के तरफ से खेलते हुए जाबिर ने स्वर्ण पदक जीते हैं। कराटे में पटना यूनिवर्सिटी को एक बार फिर गोल्ड मेडल दिलाते हुए जाबिर अंसारी ने ये साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन के बल पर सफलता पाई जा सकती है। झांझा इलाके के तुम्बा पहाड़ गांव का जाबिर अंसारी 75 किलोग्राम वर्ग में जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को 30 से पराजित कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बिलासपुर में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में देश के लगभग 200 यूनिवर्सिटी के 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जिस इवेंट में जावेद ने गोल्ड मेडल जीता, उसमें 140 विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जावेद अंसारी के इस सफलता पर जिले के खेल प्रेमियों ने उसे बधाई और शुभकामनाएं भी दी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल में 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। वही बीते दिन हुए बर्फबारी के बाद अब भी प्रदेश में करीब 223 सड़कें बंद पड़े हुए हैं। इसके अलावा 20 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी और बारिश के
बाद प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। बर्फबारी के बाद लाहौल घाटी में ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम पारा -6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तापमान के गिरने से घाटी का सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग अपने घरों के भीतर दुबक के रहने पे मजबूर हो गए हैं। घाटी के ज्यादातर नदी नाले और भूमिगत चश्मे जम गए हैं, जिससे चलते कई इलाकों में पेयजल की भी समस्या खड़ी हो गई है। चंद्रभाग नदी में पानी जमने लगा है। घाटी में 3 दिन के बाद रविवार को धूप निकली थी। अटल टनल अब तक सैलानियों के लिए बहाल नहीं हो पाया है। यहाँ पर सड़क पर ब्लैक आइसिंग के चलते सफर करना जोखिम भरा हो चुका है। हालांकि इस सड़क मार्ग पर जंजीर के साथ 4x4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक समय निर्धारित किया है। प्रशासन ने ये कदम सड़क मार्ग के फिसलन भरा होने के कारण ही लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाले याचिका पर सोमवार को यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस B.R. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वे मामला में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा कि ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 के लिए ही होते हैं, इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के रुख किया था। इसके पहले उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है, लेकिन इस माहौल को खराब करने के लिए सीमा पर बैठे दुश्मन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नादा मामला गाजियाबाद का ही जैसा, जहां पर पाकिस्तान का ट्रेड पक्षी पकड़ा गया है। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक बाज है। आपको बता दें कि इस गेंदबाज को 26 जनवरी पर गड़बड़ी फैलाने की नियत से लगाया गया था। इस खतरनाक पक्षी को पीपल फॉर एनिमल रेंडिंग टीम ने पकड़ा है। इस पक्षी के साथ एक आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है, जो पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने फिलहाल इस पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है। साधारण से देखा जाए तो ये पक्षी बड़ी गड़बड़ियों को भी अंजाम दे सकते हैं। इन पक्षियों को मौके की सोर्स जुटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना के पास भी पाकिस्तानी ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित चील हैं। इस प्रशिक्षित चील का नाम अर्जुन रखा गया है। इसके सहयोग से ड्रोन को खत्म कर दिया जाता है, जिसको पहली बार उत्तराखंड के ओली में भारत अमेरिका के संयुक्त प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास के दौरान दिखाया गया था। ड्रोन का शिकार इस तरीके से पहली बार इस पक्षी ने किया था। इन पक्षियों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि ये ड्रोन की लोकेशन पहचान कर हवा में ही जिसे खत्म कर दे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में आए दिन ड्रोन के जरिए हमले होने की खबरों को संज्ञान में लेते हुए अर्जुन को तैयार किया है। अब एक ऐसा ही पक्षी गाजियाबाद में भी पकड़ा गया है, जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर राकेल राहुल और एक्ट्रेस अथिया सट्टी की जिंदगी का बड़ा दिन आ गया है। ये सेलेब कपल सोमवार को विवाह बंधन में बंध जाएंगे। शादी से जुड़ी तैयारियां हो चुकी हैं। सुनील शेट्टी खुद खंडाला हाउस की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। शादी से पहले बीते रविवार को संगीत सेरेमनी हुई। जानकारी के अनुसार दूल्हा दुल्हन के साथ सभी परिवार वालों ने इस मौके पर काफी मस्ती की। अथिया और राहुल की दोस्ती एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। 3 साल डेट करने के बाद दोनों ने विवाह बंधन में बंधने का फैसला किया।
शादी को लेकर बीते साल दिसंबर में ही सब कुछ फाइनल हुआ था। सुनील और माना शेट्टी ने शादी को लेकर सब कुछ स्पेशल तरीके से प्लान किया। रविवार को हुए संगीत में अथिया और राहुल ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। साथ ही कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस भी हुई। अथिया और राहुल की शादी खंडाला हाउस में बेहद करीबी लोगों के बीच होगी। शादी के लिए परिवार के साथ बहुत खास दोस्तों को ही बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार शादी समारोह को प्राइवेट रखा जाएगा। शादी के बाद कपल और परिवार की ओर से आधिकारिक जानकारी और फोटो शेयर की जाएगी। इससे पहले किसी भी तरह के फोटोज क्लिक करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन प्लान किया गया है। इससे बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के कई हस्तियां शामिल होंगे। इससे पहले खंडाला हाउस पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सुनील शेट्टी ने मीडिया से वादा किया है कि परिवार सहित फोटो के लिए आएंगे। साथ ही उन्होंने अपने स्टाफ को मीडिया का ध्यान रखने को भी की सलाह भी दी है। पिछले दिनों सर्दी और कोहरे की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दिया गया था। इस संबंध में प्रशासन ने अभी कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। इसके बावजूद कुछ स्कूल पहले की ही टाइमिंग पर खुलने लगे हैं। सोमवार को पहले दिन छोटे बच्चों का सुबह सुबह स्कूल जाने में परेशानी हुई। बच्चों के अभिभावकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसे स्कूलों पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 8वीं तक के स्कूल की टाइमिंग में बदलाव कर 10 बजे खोलने का आदेश दिया गया था। अभी सर्दी पड़ रही है और मौसम विभाग आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में बारिश होने की और सर्दी बढ़ने की भी चेतावनी दे चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव नहीं किया है। गाजियाबाद के बीएसए विनोद मिश्रा ने बताया कि अभी सर्दी पड़ रही है, इसलिए सीबीएसई और आईसीएस मदरसा और माध्यमिक बोर्ड के कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे रखी गई है। अगले सप्ताह से इन स्कूलों का समय बदलाव किया जाएगा। सर्दी के बावजूद गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में स्कूलों की टाइमिंग एक जैसी नहीं है। कुछ स्कूलों में बच्चों को सुबह जल्दी बुलाया जा रहा है तो कुछ स्कूलों में देर से बुलाया जा रहा है। गाजियाबाद के ट्रांसहिंडन में कक्षा 1 से 8वीं तक के कुछ स्कूल सोमवार को पहले के समय पर ही खोले गए। सुबह सुबह छोटे बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक के एक मॉड्यूल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का शहीदों के नाम पर नामकरण किया। अब तक ये अनाम द्वीप थे, मगर आज से ये द्वीप परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये द्वीप एक चिरंतन प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां पर उनके जीवन और योगदानों को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सेल्युलर जेल के कोठरियों में आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर सुनाई पड़ते हैं। अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में तिरंगा फहरा था पहली बार। इस धरती पर पहली आजादी और आजाद भारत सरकार का गठन हुआ था। इस सबके साथ अंडमान की इस धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अगणित वीरों ने
देश के लिए बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। दशकों से नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही है। ये काम भी देश ने पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया। आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने कर्तव्य पथ पर नेताजी की भव्य प्रतिमा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सम्मान के साथ देश के गौरव के सम्मान सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने का काम किया। आज के दिन को पराक्रम के दिन घोषित करने का काम किया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि सुभाष बाबू को भुलाने का बहुत प्रयास किया गया, मगर कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं, वो स्मृति उनके वीरता के साथ ही होती है। राजधानी जयपुर में पुलिस ने साल की शुरुआत में ही नकली शराब के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किए हैं, जो कि महंगे दामों वाले ब्रांड के रैपर लगाकर बाजार में बेची जा रही थी। पुलिस को सर्च कार्रवाई के दौरान ऑटोमेटिक मशीन से फैक्ट्रियों में ऐसे तैयार शराब भी मिले हैं जो कि सिर्फ सीएसडी कैंटीन में ही बेचा जा सकती है। मामले में पुलिस कमिश्नरेट ने 2 पुलिस थानों के 4 बीट कांस्टेबल की लापरवाही को मानते हुए निलंबित कर दिया। वहीं शिवदासपुरा और संगानेर सदर थाना प्रभारी सहित बीट प्रभारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद बढ़ती महंगाई से कोहराम मचा हुआ है। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान में आटे के लिए लोग सड़क पर मर रहे हैं। आटे के दाम रोज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। लोगों के लिए रोजमर्रा का सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की स्थिति को देख लोग इस दूसरा श्रीलंका बता रहे हैं। बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद वहां के लोग महंगाई से परेशान होकर सड़क पर उतर आए थे और राष्ट्रपति भवन तक में घुस गए थे। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के चलते लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक तबका अपने ऐशो आराम पर खर्चे में कमी नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान की एक न्यूज से पता चलता है कि आर्थिक संकट के बावजूद केवल पिछले 6 महीनों में 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की कारों का आयात किया गया। पाकिस्तानियों ने कारों को अन्य संबंधित सामानों के आयात पर 1.2 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। एक फरवरी के पेश होने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों 2 तोहफे मिल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्मचारियों के वेतन के फिटमेंट फैक्टर को बजट में बदलने की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही हाउस बिल्डिंग अलाउंस एडवांस को भी बढ़ाकर 25 से 30 लाख रुपए किया जा सकता है। 2024 के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए कई ऐलान कर सकते हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी रिवीजन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही किया जा सकता है। सरकार का मानना ये भी है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर 10 साल के बजाय हर साल इजाफा किया जाना चाहिए। इससे निचले पदों पर बैठे कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों जितना वेतन मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। तुर्की और स्वीडन के संबंधों में इन दिनों तनाव बढ़ गए हैं।
जहां स्वीडन में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। स्वीडन में शनिवार को स्टॉकहोम में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान इस्लाम विरोधी चरमपंथियों द्वारा कुरान की एक प्रति जलाई गई। इस घटना के बाद इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा भी की गई। तुर्की ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए स्वीडन के रक्षा मंत्री के प्रस्तावित आंकड़ा यात्रा को एक तरफा तरीके से रद्द ही कर दिया और स्वीडन से कहा कि वो अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। तुर्की के अधिकारियों ने स्वीडन की राजधानी में अपने दूतावास के सामने शनिवार को विरोध प्रदर्शन करने के लिए दक्षिणपंथी स्वीडिश डैनिश राजनेता रासमस पुलदान को दी गई अनुमति की भी निंदा की। प्रदर्शन के दौरान पुलुदन ने इस्लाम पर तीखा हमला किया और एक लाइटर से कुरान में आग लगा दी। उन्होंने भीड़ से कहा, अगर आपको नहीं लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो आपको कहीं और रहना होगा। मालूम हो कि स्वीडन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा निर्देशित है और लोगों को सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने के लिए व्यापक अधिकार संविधान देती है। हालांकि हिंसा या अभद्र भाषा के लिए उकसाने की अनुमति नहीं है। पिछले साल पलूदन ने रमजान के मुस्लिम धर्म के पवित्र महीने के दौरान कुरान जलाने वाले अपने दौरे की घोषणा की थी। इसके बाद पूरे स्वीडन में दंगे भड़के उठे थे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।